students, good morning. How are you? You are very fine. Yes. तो आज मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आप लोगों की संख्या भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो हम चाहते ये हैं कि अब एक नए टॉपिक में इंटर करें जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, मैंने आपको शुरुआती क्लास में एक बात क्लियर किया था कि जितने भी प्रकार के एसएससी हुआ करते हैं उसमें से 3-4 प्रकार के एसएससी की टैक्सेबल इनकम को हमें कंप्यूट करना है। अगर हम मिसाल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे कि हम लोग सेंटर्ड हैं एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, एचयूएफ की इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से आपके सिलेबस को अगर देखा जाए तो फर्म, जिसको आप पार्टनरशिप फर्म बोला करते थे, उसका भी कंप्यूटेशन हम लोगों को सीखना है। तो अगर मोटे तौर पर हम आपसे बोलें तो ये हमें कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में यही 3 ऐसे एसएससी हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा हम लोग इस बात पर विचार करें कि हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में या हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं, और पार्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के बारे में बातचीत करें तो हम बड़े सरलता से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हमारे अगल बगल, हमारे पास पड़ोस में, हमारे देश में अवेलेबल हैं, उनको कुल मिलाकर के 5 हेडों से ही इनकम प्राप्त होने की संभावना बनती है। इट मीन्स वी हैव ओनली 5 heads to generate the income in our society। तो ऐसी स्थिति में जो भी 5 हेड हमने आपको शुरू में एक्सप्लेन किए थे उसमें से पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज, अर्थात हमारे सोसाइटी के वे सारे लोग जो सैलरीड पर्सन हैं, आइदर दे आर डूइंग देयर सर्विसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि दे आर डूइंग देयर सर्विसेज अगेंस्ट ए पार्टिकुलर रेम्यूनरेशन। कहने का अभिप्राय बड़ा साफ है कि हम सर्वप्रथम उस हेड में ऐसे लोगों पर चर्चा करेंगे, हमारा फोकस ऐसी इनकम पर होगा जो एक सैलरीड पर्सन को प्राप्त होती है। इसका मतलब हमारे सोसाइटी का एक बड़ा ग्रुप इस चीज में कवर हो जाएगा, इस शीर्षक में कवर हो जाएगा, और तमाम सारे लोग और भी बचेंगे जिनको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। हमने आपको बताया था, टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि सेकेंड हेड में हम उन लोगों पर पार्टिकुलरली फोकस्ड थे जो सारे लोग अपने मकानों को किराए पर उठा करके इनकम को जनरेट कर रहे थे। अब उनके मकान कहाँ हैं, अर्बन एरिया में हैं कि रूरल एरिया में हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या उन्होंने अपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, किराए पर उठा दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक किसी हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट नहीं करेंगे उससे इनकम जनरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप विचार करिए, आप तो प्रयागराज जैसे महानगर में रहते हैं, आप
आपको मालूम है कि तमाम सारे लड़के जो क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी के यहाँ टेनेंट के रूप में रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा हेड है ये, जिससे कि तमाम हाउस होल्ड को एक बड़ी क्वांटिटी में बड़ा अमाउंट मिल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वे सारे लोग जो हाउस को लेट आउट करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक्स पर अपनी चर्चा को कर चुके हैं, और आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसको मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक बड़ी सीधी बात मैं आपसे कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि चूंकि बिजनेस और प्रोफेशन एक ही हेड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक मामला तो साफ है कि जो वे ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन, वो पूरी तरह से सेम होना चाहिए। अगर दोनों के तरीके अलग अलग होते तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 2 हेड होते। जैसे हमारे पास 5 हेड थे, वैसे ही 6 हेड हो जाते। और ऐसी कोई लिमिटेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी नहीं कि गवर्नमेंट आपसे कहती कि आपने इनकम के 6 हेड क्यों बना दिए। ऐसा भी तो नहीं था कि इकोनॉमिक्स था, प्रोडक्शन के 5 मीन्स होते हैं तो वही 5 रहेंगे, यू कैन नॉट क्रिएट एनी फर्दर। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को हम कवर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का कैलकुलेशन प्रोसीजर अगर मैं 100% न कहूँ तो 90 और ओवर 90% करीब करीब एक ही है। अगर थोड़ी सी कोई डिफरेंस है तो उसको हम डिफरेंस नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक बिजनेस की पहचान का मैटर है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसके लिए एक बड़ी पतली सी लाइन, हेयर लाइन में आपको दे सकता हूँ, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे तमाम सारे कार्य, ऑल दोज वर्क्स विच आर डन बाय द मनी। अब आपको थोड़ा सा ये शब्द अटपटा लग रहा होगा। आप कहेंगे सर प्रोडक्शन के जो 5 फैक्टर्स हैं वो तो हर एक्टिविटी में एक्टिवेट है, तो कैसे आप मनी को ही यहाँ सेंटर में रख सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फर्दर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर यूजलेस है, उनका रोल है, लेकिन जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो मनी का ही होगा। इसलिए जिस किसी भी एक्टिविटी में मनी का रोल मेन रोल हो उसको आप बिजनेस कहिए, और ऐसी सारी क्रियाएं जहां मनी के स्थान पर माइंड एक्टिवेट हो रहा हो उसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भी मनी चाहिए, यहाँ भी माइंड चाहिए, परंतु यहाँ माइंड का रोल सबसे प्रमुख होगा और यहाँ मनी का रोल सबसे प्रमुख होगा। इट मीन्स बोथ आर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर पार्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। तो कहने का अभिप्राय बड़ा साफ है, आपको बात हमारी क्लियर हो गई होगी कि बिजनेस हम किसे कहते हैं और प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो वर्क ओरिएंटेड बाय मनी नोन एज बिजनेस एंड वर्क ओरिएंटेड बाय प्रोफेशन नोन एज ओरिएंटेड बाय माइंड नोन एज प्रोफेशन। तो इस तरह से ये डिफिनीशन हमारी तो नहीं है, लेकिन आप उसके बेसिक फीचर को में शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कहानी बड़ी साफ है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमें ये समझना होगा कि बिजनेस का जो कंप्यूटेशन सिस्टम है उसे सीख लें या सबसे पहले प्रोफेशन के कंप्यूटेशन सिस्टम को सीखें। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका
कि दोनों के प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम बिजनेस से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में बिजनेस की कहानी थोड़ी सी ज़्यादा है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आई थिंक you have better availability to understand the point where we want to discuss with you. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बिजनेस पर सेंटर्ड होकर के अपनी बात को करें। और एक सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, वो यह है कि हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो दो पार्टीज हैं, एक है बिजनेसमैन और दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों के अप्रोच क्या है? का सर अप्रोच बहुत ही क्लियर है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि इनकम तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का बैलेंस हो वो थोड़ा कम दिखाई दे, जिससे मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम बने। मेरी बात को आप फिर से ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। मैं कहना क्या चाहता हूं कि बिजनेस में हमारे पास दो पार्टी है, एक है बिजनेसमैन, दूसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि वह इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सजा करके आपके सामने प्रस्तुत करे जिसमें प्रॉफिट कम से कम दिखाई दे। उसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। जबकि इसके अगेंस्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या चाहता है? कम से कम तो इतना अवश्य चाहता है कि बिजनेसमैन के पीएल में ऐसी कोई बात न लिखी हो जिसकी वजह से प्रॉफिट का बैलेंस बिला वजह कम हो जाए। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि प्रॉफिट ठीक ठाक रहे, जिससे कि उसको टैक्स की रेवेन्यू ढंग से जनरेट हो। तो कहानी बड़ी साफ है कि दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं। बिजनेसमैन पीएल को बनाते समय हर उस होशियारी को प्रयोग करने की कोशिश करेगा जिससे वो फंसे भी ना और उसकी टैक्स की लायबिलिटी भी कम से कम शो हो। और दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी भी हालत में कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फेक प्रेजेंट करे, ये हमें नहीं होने देना है। ये दो अप्रोचेज हैं। तो एक टैक्स डिपार्टमेंट का अप्रोच है और एक बिजनेसमैन का अप्रोच है। अगर आप दोनों अप्रोचों को दिमाग में लेकर के चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से अंडरस्टैंड करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा सा प्रूडेंस बेस्ड है। आपने अभी तक जो भी अकाउंटेंसी पढ़ी है या जो भी कॉमर्स का नॉलेज आपने गेन किया है और आपका जो सोशल एक्सपीरियंस है, अगर उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे तो इस टॉपिक में आपको बहुत सी बातें बड़ी सहजता से मिलेगी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ और एग्जाम्पल ऐसा जिसको आप आसानी से समझेंगे। मान लेते हैं कि आप जीपी कॉमर्स कोचिंग को तो भली प्रकार से जानते हैं और थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि यह ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली बिजनेस है। और अगर ये बिजनेस है तो इसको अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। और आप जितने लोग भी मेरे सामने बैठे हैं अथवा ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग ये मान कर के चलें कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऐसे कोई ऑफिसर हैं जो जीपी कॉमर्स कोचिंग के इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करने के प्रयोजन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर इस तरीके की मानसिकता आप डेवलप कर पा रहे हैं
तो यही मानते हुए देखें। और मैं आपके सामने जीपी कॉमर्स कोचिंग का एक अकाउंटेंट मान लेता हूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जीपी कॉमर्स कोचिंग का रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दी गई है। तो मैं तो हर वर्ष हर समय यही चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट का भला हो, और भला तो तभी होगा जब उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो। तो आप मेरी बात को मुझे लगता है कि समझ रहे होंगे कि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी कोशिश क्या होगी कि मेरे क्लाइंट की जो इनकम है वो कम से कम 100 हो। व्यवहारिक तौर पर इनकम उसको अच्छी हो, लेकिन रियल में देखा जाएगा तो इनकम कम हो, और जिसका नतीजा यह होगा कि टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। और आप चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई हैं, तो आपकी जो सोच है वो ये है कि किसी तरीके से भी यह व्यक्ति या यह चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको मिसयूज न कर पाए और कोई फेक इंफॉर्मेशन को शो करके अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम न कर सके। ये कोशिश आपकी है। चलो, तो मैं मान के चलता हूं कि ये जीपी कॉमर्स कोचिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो आइटम आपको मैं केवल दिखाऊंगा और उतने से ही समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अगर ये जीपी कॉमर्स कोचिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको इतना तो मालूम ही है कि किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में उस बिजनेस से होने वाली रिसीट को शो करते हैं, प्रॉफिट को नहीं। उस बिजनेस से होने वाली जो रिसीट है हम उसको शो करते हैं। अब आप जरा सोचिए, मैंने कोचिंग का एग्जाम्पल आपके सामने क्यों रखा? क्योंकि कोचिंग को मैं और आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। आपका पुराना एक्सपीरियंस है, कई साल से कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको कोचिंग की कहानी क्लियर है। अगर मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोचिंग के रिसीट के नाम पर क्या शो कर दूं? बाई फीस, और यहां लिखा गया 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए फीस मैंने शो कर दिया कि पूरे वर्ष में जीपी कॉमर्स कोचिंग ने 20 लाख रुपए फीस कलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये कोचिंग के इनकम का एक जरिया है, जिसको आप इनकम टैक्स लैंग्वेज में सोर्स कहते हैं। दूसरा, कोचिंग को और कहां से कोई इनकम जनरेट हो सकती है? कहां से दूसरी इनकम ये जनरेट हो सकती है? जहां मैंने लिखा टू फार्म फीस, का एक ऐसी फीस थी, का एक तो ट्यूशन की फीस थी, और ये फार्म फीस है। 2 लाख रुपए कोचिंग ने फार्म बेच करके बच्चों से एडमिशन के समय कलेक्ट किया था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर हैं, क्या मैंने जो बातें यहां लिखी हैं ये सही हैं? तो आपका जवाब यही होगा कि सर एक बात तो है, आइटम तो आपने जो लिखा है वो 100% राइट है, लेकिन आपने अमाउंट जो लिखा है ये राइट है कि रॉन्ग है, इसको बिना हम चेक किए हुए कोई जजमेंट आपको नहीं दे सकते। तो कहा इसके लिए फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो मेरी टोटल रिसीट है वो 20 लाख रुपए ही है, कि कहीं 30 और 40 लाख तो नहीं थी, मैंने कम लिख दिया। तो इसका मतलब है कि आपको सदैव ये सोचना होगा कि आइटम सही है तो क्या अमाउंट गलत है, या अमाउंट सही है तो क्या आइटम तो नहीं उल्टा सीधा है, और क्या दोनों तो नहीं गलत हैं, और क्या दोनों तो नहीं सही हैं। इस बात पर विचार करना आपकी ड्यूटी है, और हमारी ड्यूटी क्या है बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि मैं ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ डालूं जो आपको सही भी लगे आइटम वाइज और सही लगे अमाउंट वाइज। तो इस तरह से
आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हमारी सारी रसीद को चेक करना होगा कि क्या वाकई जो फीस रसीद यहाँ पर शो की गई है वो पूरी तरह से सही है। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ एक इनकम शो करूं बाई वीट, आपका दिमाग थोड़ा सा चक्कर काट रहा होगा, हालांकि काटेगा नहीं क्योंकि आप भी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, नहीं काटेगा। तो आप सोचेंगे यार यहाँ पर ये गेहूं की चर्चा क्यों की गई, जीपी कॉमर्स कोचिंग क्या खेती बाड़ी का काम भी करता है क्या? का लेकिन लिखा तो है 5 लाख रुपए। तो आप मुझे सोच करके बताइए कि क्या इसे आप जीपी कॉमर्स कोचिंग की इनकम मानते हैं? कहा सर सही बात तो यह है कि मैं इसे कोचिंग की इनकम नहीं मान सकता, इसका कोचिंग की इनकम से क्या लेना देना। कहा चलिए मान लेते हैं कि आप सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये बनता है कि क्या व्यवहारिक जीवन में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक बड़ी फीस अपने क्लाइंट से कवर करता है वो इस तरह की गुस्ताखी करेगा? भाई जिसकी कोशिश यह है कि टोटल फीस रसीद को कम दिखाए, फार्म से मिलने वाली फीस को कम दिखाए, वो बिला वजह 5 लाख रुपए का गेहूं बेचा है इसको लिखेगा? कहा सर लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं एक टीचर भी हूं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, वो यह है कि आपके क्वेश्चन पेपर में तो ये सूचना आ सकती है। चलो मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी बड़ी गलती करे कि बिला वजह 5 लाख रुपए से क्रेडिट साइड के टोटल को इंक्रीज करा दे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपके बुक में वहां इस तरह की सूचनाएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओगे कि लिखा जरूर है लेकिन रियली यह इनकम इस कोचिंग की इनकम नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप अपने पॉकेट से रेड कलर वाली पेन निकालेंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे, कूड़े का निशान, पूरी दुनिया पहचानती है, इसको गलत कहा जाता है, रॉन्ग है। इसका मतलब यू आर नॉट एग्री टू सच इनकम, आप इसको काट दे रहे हैं। चलो मैं एक इनकम और लिख देता हूं, बाई रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम नहीं लिखा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी लिख दिया मैंने 1 लाख रुपए। जीपी कॉमर्स कोचिंग ने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए की इनकम और है। कहा वो कहां से है? इसका मतलब हो सकता है कोचिंग के पास कोई ऐसा कोई हाउस हो जिसको उसने लेट आउट कर रखा है, और जाहिर सी बात है उस हाउस से वह 1 लाख रुपए का रेंट कलेक्ट कर रही है। तो क्या इस कलेक्टेड रेंट को कोचिंग की इनकम मानी जाए? तो आपके हाथ में तो रेड कलर की कलम ही है, फिर आप इसे लगा देंगे कि ये कोचिंग की इनकम तो है लेकिन कोचिंग की बिजनेस की इनकम है ये नहीं है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को? कहा यह कोचिंग की इनकम है लेकिन कोचिंग की वजह से नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस समय पूरी तरह से सेंटर्ड हैं, फोकस्ड हैं उन्हीं इनकमों पर जो कोचिंग की इनकम होनी चाहिए और कोचिंग व्यवसाय से होनी चाहिए। वो केवल 2 है, फीस जो ट्यूशन की फीस है और फीस जो फार्म बेच करके कलेक्ट की गई है। तो जाहिर सी बात है कि आपने इन दोनों इनकमों को कोचिंग की डायरेक्ट इनकम से बाहर किया। और इसी तरह से हमारे तमाम सारे एक्सपेंडिचर भी होंगे जो इधर लिखे होंगे। मैंने यहाँ लिख दिया रिम्यूनरेशन ऑफ टीचर्स। कोचिंग के पास तमाम सारे टीचर हैं जो समय समय पर क्लास लेते हैं, उनको पेमेंट किया जाता है और वो पेमेंट लिखा हुआ है 5 लाख रुपए। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डू यू एग्री विद दिस आइटम एंड दिस अमाउंट? क्या आप इस आइटम और अमाउंट से एग्री हैं? आप कहेंगे सर आइटम से तो मैं एग्री हूं लेकिन अमाउंट से तो मैं तब तक एग्री नहीं होऊंगा जब तक इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते। हमें उन टीचरों से भी बात करनी होगी जिनको आपने ये रुपए पेमेंट किए हैं।
अगर आपने वाकई ये रुपए पेमेंट किए हैं तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो कम से कम जितने रुपए इसमें एक्सेस शो किए जा रहे हैं उसको हम डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के लिस्ट में डाल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइटम तो ठीक था, अमाउंट ठीक भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसको तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इसको आसानी से लोकेट आप कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है अथवा गलत है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे आपके बीच की एक लबोलबाब कहानी है वो यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोशिश अलग होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनकी कोशिश अलग होगी। ऐसे ही यहाँ मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कोचिंग कह रही है कि मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को कई सारे टूरों पर ले गए थे जहां वहां हमने उनको तमाम सारी कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तमाम कंपनियों के फंड फ्लो स्टेटमेंट से इंट्रोड्यूस कराया और दिखाया कि हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट रियली एंड हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो। इन सारी बातों की मैंने उनको जानकारी दी और उनको ये भी समझाने की कोशिश की कि देखो इसमें फैक्ट्री का पोर्शन क्या है, ऑफिस का पोर्शन क्या है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट क्या है और हमारे प्रोडक्शन का सेंटर क्या है, मीन्स कास्ट सेंटर की हमने उनको जानकारी दी। तो कहने का कुल अभिप्राय यह है कि अगर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू टूर नाम तो सही लग रहा है, अमाउंट तो गलत हो सकता है 50,000 रुपये खर्च किए हों और 2 लाख रुपए आप शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में आपको मिसलीड किया जा सकता है। अब इसके लिए भी आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी। पूरी ऑडिटिंग की प्रक्रिया यही है कि क्या वास्तव में इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। तो ऐसे ही तमाम सारे आइटम है। फिर मैं यहाँ पर एक आइटम लिखता हूँ डोनेशन, यहाँ लिखा हुआ है 3 लाख रुपए। कोचिंग बता रही है कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप यहाँ पर आइटम और अमाउंट दोनों से सेटिस्फाइड हैं या आइटम से सेटिस्फाइड हैं, आइटम से अमाउंट से डिसएग्री हैं? तो आप कहेंगे सर कोचिंग के लिए डोनेशन देना ये बात पास नहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर डोनेशन न दे तो कोचिंग में ताला बंद हो जाएगा। किसी कोचिंग के लिए बिल्कुल अपरिहार्य एक्सपेंडिचर है, करना ही करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमको अब देखना पड़ेगा कि डोनेशन के संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइन है। और आप तो जानते हैं कि ये गाइडलाइन है कि डोनेशन देना कोचिंग के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन दे करके डिडक्शन चाहती हो तो उसे सेक्शन 80G(b) में प्रावधान है कि उसको 100% वहां पर डिडक्शन मिलेगा। ये बात तो दूसरी बात हुई डिडक्शन की, लेकिन प्राइमा फेसाई अगर देखें तो निश्चित तौर पर आप ये समझ जाएंगे कि डोनेशन देना किसी बिजनेस के लिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई कंपल्सरी एक्सपेंडिचर नहीं है, जिसके या जिसको बिना दिए हुए व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग हमारी बात को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे और मैं अपनी बात को आज के क्लास को यही रोकता हूँ। क्योंकि इतनी पढ़ाई हम लोगों ने आज की क्लास में किया हुआ है, तो कल फिर क्लास हमारा लगेगा। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में नहीं आ पाए थे, इस वीडियो के माध्यम से इसको देख लें और पढ़ करके सुन करके आएँ, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हमारी आपकी चर्चा इसके आगे शुरू होगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरी वेरी थैंक्स।